नमस्कार दोस्तों, स्वागत है न्यूज़ मीडिया मंच पर। इस वीडियो में बात करूंगा लोकसभा चुनाव के संबंध में। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण बचा है। आज 31 मई है। 1 जून को आखिरी चरण के अंतर्गत 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि चंडीगढ़ है, इन सभी को मिलाकर 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इसके पहले अभी तक तो लोग ओपिनियन दे रहे थे, अपनी राय दे रहे थे, और अब आएगा एग्जिट पोल 1 जून को। एग्जिट पोल के को लेकर के और ज़्यादा मंथन और ज़्यादा विचार विमर्श शुरू हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल अनुमान तो लगाते हैं, इसके बावजूद कई बार एग्जिट पोल से जो रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल भी विपरीत आते हैं। और इस एग्जिट पोल का जो अनुमान होगा वो पूरे रिजल्ट के उलट होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये स्पोरेडिक नहीं है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में, यानी साउथ इंडिया में या मध्य भारत के राज्यों में इसमें वोटिंग नहीं होगी। एग्जिट पोल क्या होता है ये तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी शॉर्टकट में बता दूं कि जब मतदान करने के बाद आप पोलिंग बूथ से या पोलिंग स्टेशन से, मतदान केंद्र से बाहर निकलते हैं तो वहां खड़े होते हैं कुछ एजेंसीज के मेंबर। एजेंसियां जो सर्वे करती हैं, सर्वे करने वाली एजेंसियों के अगर नाम की बात मैं करूं तो इसमें एक्सिस माई इंडिया है, और इप्सॉस है, टुडेज चाणक्य है, और वीएमआर है, सीएनएक्स है, पोलस्ट्रेट है, सी वोटर और सीएसडीएस। इनके जो मेंबर हैं वो सैंपल सर्वे करते हैं। सैंपल सर्वे मतलब कि मान लीजिए कि किसी मतदान केंद्र पर लगभग 10,000 लोगों ने वोट डाला है, तो 10,000 लोगों में से रैंडमली 50 लोगों को पकड़ लेंगे और 50 लोगों से बात करेंगे। उसमें कुछ महिलाएं होंगी, उसमें कुछ बुजुर्ग होंगे, उसमें कुछ युवा होंगे, कुछ नौकरी पेशा वाले लोग होंगे, कुछ बिजनेस करने वाले लोग होंगे। तो सबकी ओपिनियन लेने के बाद उसका जो है आंकड़ा कल आप देखेंगे कि शाम 7 बजे से आपकी टीवी चैनलों पर फ्लैश होने लगेगा कि तमाम एजेंसीज का, तमाम जो सैंपल सर्वे करने वाली एजेंसीज का अनुमान है कि इस राजनीतिक गुट को या इस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिल रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इस एग्जिट पोल के विपरीत आंकड़े हो सकते हैं। उसकी वजह वही कि कुछ एक जगहों में, कुछ एक पॉकेट्स में चुनाव हो रहे हैं। बात करें कि किन किन राज्यों में मतदान है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर एक साथ मतदान होगा। पंजाब की सभी सीटों पर एक साथ मतदान हो रहा है। पंजाब में 13 सीटें हैं, गुरदासपुर, अमृतसर और खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर और पटियाला। तो इन 13 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और ये 13 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी संसदीय क्षेत्र वाराणसी शामिल है। इसमें महाराजगंज है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है, और बांसगांव है, घोसी है, सलेमपुर है, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज यानी सोनभद्र। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 42 में से 9 सीटों पर मतदान होगा। चंडीगढ़ की एक सीट है और उस पर भी मतदान होगा। साथ ही साथ उड़ीसा में 6 सीटें हैं, 21 सीटें हैं। 6 सीटों पर मतदान 1 जून को 7वें चरण के अंतर्गत होने जा रहा है। और ये हैं मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर। और झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राजमहल है, दुमका है और गोड्डा है। साथ ही साथ बिहार की 7 सीटों पर होगा चुनाव, जिसमें शामिल हैं नालंदा, पटना साहिब और पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। तो ये 40 में से 7 सीटें हैं जहां पर चुनाव होने वाला है। सभी कुछ तो पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो ये 4 राज्य तो पूर्वी क्षेत्र के हो गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को भी इसमें अगर इंक्लूड कर लें, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार से सटा हुआ है, तो थोड़ा बहुत रहन सहन, बोलचाल और राजनीतिक सोच भी कई बार उसमें तारतम्यता दिख सकती है। हो सकता है कि एक जैसे रिजल्ट वहाँ पर देखें। हालांकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस बार वोटिंग का ट्रेंड, वोटिंग का परसेंटेज बहुत अलग है, तो उसको लेकर के बहुत अलग कयास लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर लोगों का ये मत है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन की लहर है, इसलिए मत प्रतिशत इन दोनों राज्यों में बहुत ज़्यादा है। तो उनको छोड़ दें तो झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा एक जैसा मान सकते हैं। और इधर उत्तर की तरफ चलें तो यहाँ पर हिमाचल है और पंजाब है, चंडीगढ़ है, और उसके बाद झारखंड तो उधर पूरब में ही है। तो कुल मिलाकर के पूरब और उत्तर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। इसमें राजस्थान नहीं शामिल है, इसमें गुजरात नहीं शामिल है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ के सारे राज्य नहीं शामिल हैं, और साथ में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तो हो रहा है, उत्तराखंड नहीं शामिल है। तो इस तरह से इस सैंपल सर्वे को, एग्जिट पोल को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, बहुत ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। असल रिजल्ट तो सामने आएगा, हमारे सामने आएगा 4 जून को ही, जब मतगणना शुरू होगी, जब ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे। और इस बीच में तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लगातार अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं, आम लोग भी दे रहे हैं। आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इसलिए नहीं कि आप
बीजेपी के समर्थक हैं तो इस बार बोलिए कि इस बार 400 पार मोदी सरकार, और अगर आप बीजेपी के विरोधी हैं और इंडी गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल दीजिए कि सीधे 360 सीटें, 370 सीटें इंडी गठबंधन। जो आपको रियल में लग रहा है, आपके सेंटिमेंट्स क्या हैं, उसको छोड़ करके आपको जो रियल वस्तुस्थिति देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, टीवी चैनलों पर डिबेट और डिस्कशंस चल रहे हैं और कई ओपिनियंस आ रही हैं, तो उसको देखते हुए और क्या लोगों की आकांक्षाएं हैं, लोग मोदी सरकार के दो कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं, कितने खफा हैं, मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावित करेगा, 370 का मुद्दा कितना प्रभावित करेगा, ट्रिपल तलाक का मुद्दा कितना प्रभावित करेगा, और समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी कितना असर डालेगा लोगों की सोच पर। तो ये ज़रूर कयास लगाइए और अपने एक एग्जैक्ट आंकड़े दीजिए, बीजेपी प्लस एनडीए मिलाकर कितना होगा और इंडी गठबंधन का कितना होगा। मैं भी अपना आंकड़ा ज़रूर बताऊंगा आपको, इसी वीडियो में बताऊंगा। मुझे जो लग रहा है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, और साथ में जो एग्ज़िट पोल है, एग्ज़िट पोल के बाद इस पर थोड़ा और चर्चा की जा सकती है। एग्ज़िट पोल के बाद, एग्ज़िट पोल का जो समय रहेगा उसके दौरान इस पर और चर्चा की जा सकती है। कल भी जुड़ूंगा, कोशिश करूंगा कि आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करूं। और योगेंद्र यादव ने आज, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनकी खबरें बहुत चल रही हैं, और उन्होंने पहले ये कहा था कि 250 से 230 बीजेपी का आंकड़ा रहेगा, और हो सकता है कि 30 या 35 एनडीए के उनके जो एलाइज हैं उनको मिल जाए। तो कुल मिलाकर के उनका मानना था कि बहुमत के करीब या बहुमत से नीचे रह सकती है बीजेपी, 230 से भी नीचे बताया था। लेकिन एक हालिया इंटरव्यू उनका बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और बीजेपी प्लस एनडीए के मेंबर्स मिलाकर के 400 सीटें नहीं ला पाते हैं तो उनके लिए नैतिक हार होगी। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा चलने लगी कि आखिर ऐसा क्या देख लिया योगेंद्र यादव ने, क्या उनको समझ में आने लगा कि उन्होंने अपनी भाषा बदल ली। शशि थरूर ने भी रीट्वीट किया था उनके इस वीडियो पर, और फिर उन्होंने, योगेंद्र यादव ने सफाई भी दी कि मेरा ये मतलब नहीं है कि बीजेपी 400 पार या बहुमत ले लेगी अकेले में। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप भी लिखिए ज़रूर, अनुमान लगाइए कि क्या आपको लगता है कौन सा मुद्दा इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में हावी रहा है, इसके बारे में लिखिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरा अनुमान ये है कि बीजेपी के पाले में तकरीबन वही पिछली बार वाला सीट का आंकड़ा रहेगा। मत उस 305 के आसपास का मेरा अनुमान है, और इसमें 295 से 315 हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी के अकेले की सीट। इसमें जो एरर मार्जिन है, वो एरर मार्जिन मतलब अगर बेहतर परफॉर्मेंस रहा तो हो सकता है कि 315 सीट आ जाए बीजेपी की, हो सकता है कि 295 सीट आ जाए। तो इस 295 से 315 के बीच में मैं अनुमान लगाकर चल रहा हूँ बीजेपी के लिए। और एनडीए के लिए टोटल जो सीट संख्या हो सकती है वो 335, 340 या मैक्सिमम 345 हो सकती है। ये मेरा अनुमान है पूरा एनडीए का। और आप में बहुत सारे लोग जो इंडी अलायंस के साथ अपने आप को इंक्लाइंड पाते हैं, उसके साथ अपने आप को जुड़ाव पाते हैं, कांग्रेस के विचारधारा के हैं, अगर आप कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, बीजेपी के विरोधी हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र खतरे में, बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो गया है, संविधान को बिल्कुल उठा के कूड़े के डब्बे में डाल दिया जाएगा। संविधान के अनुसार ही देश चलना है। और जहाँ तक रही बात की ये जो सीट का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे आधार क्या है, तो मैं इसकी बात भी आपको बता दूँ। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले 5 जो वर्ष रहे, 2019 के बाद से लेकर 2024 तक के, इन 5 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसमें समान नागरिक संहिता और साथ ही साथ ये जो राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ है। हालांकि इसे कोर्ट के माध्यम से किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्रेडिट सरकार को देंगे, क्योंकि ये उनके घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है कि, और ये आरोप भी जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, जब तक राम मंदिर बनना नहीं शुरू हुआ, जब तक बन नहीं गया, तब तक लोग यही आरोप लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो ये जो आरोप लगता था ये ख़त्म हो गया, और मंदिर मुद्दा इस बार कहा गया कि चुनाव में बिल्कुल भी इसका प्रभाव नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अंडर करंट रहा है, यानी कि इसको साइलेंटली जो लोग मंदिर को अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा से जोड़कर देखते थे, जिनको ये लगता था कि भगवान राम टेंट में पड़े हुए हैं, और ये कितनी बड़ी त्रासदी है भारत के लिए कि भारत के दो जो अवतार पुरुष, अवतारी ईश्वर रहे राम और कृष्ण, उनके जन्म स्थानों को इस तरह से उपेक्षित किया जाए, और वो भी
तुष्टीकरण के वजह से, तुष्टीकरण के कारण, तो उन लोगों का जो समर्थन रहा, बीजेपी को समर्थन है, वो चुपचाप समर्थन रहा है, वो इस चुनाव परिणाम में, इस बार के चुनाव में दिखाई पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। इसके अलावा 370 को जो लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं, वो बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं जिसमें कुछ ऐसे लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के जो कहते हैं कि 370 हटने के बाद लोगों के हालात और ख़राब हुए हैं। लेकिन जो आम जनता से जुड़े हुए वीडियोज़ आ रहे हैं, मैं ग्राउंड पर नहीं गया हूँ, लेकिन जो आम जनता से जुड़े हुए वीडियोज़ आ रहे हैं, लोगों की ओपिनियंस आ रही हैं, उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर 370 को कह सकते हैं कि एब्रोगेट किए जाने के बाद से वहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। वहाँ पर अब फ़िल्म की शूटिंग्स बेधड़क हो रही है। वहाँ पर सैलानियों, पर्यटकों के जाने का सिलसिला बढ़ गया है। पर्यटकों के आकर्षण के लिए चीज़ें वहाँ पर बढ़ रही हैं और जो बच्चे हाथों में पत्थर लेकर खड़े रहा करते थे, जिन्हें लगता था कि उनको इसी वजह से दिहाड़ी मिल रही है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि उनकी जान के लिए जोखिम बना हुआ है। कहीं सेना की गोली लग सकती है और अगर इधर से पलटी मारी तो इधर की गोली लग सकती है। तो वो अब उनके जीवन में सामान्य दिन लौट रहे हैं। जैसे बाकी राज्यों, बाकी शहरों, बाकी गाँवों के लोग रहते हैं देश में, उसी तरह से लोग गली में खेलते बच्चे, क्रिकेट खेलते बच्चे, खुश होते बच्चे और खुशहाल उनके माता-पिता, इस तरह के विजुअल्स भी दिख रहे हैं। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। लेकिन वहाँ पर परिस्थितियाँ बदली हैं 370 हटने के बाद से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लोग वहाँ से विस्थापित हुए थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, कश्मीरी पंडित ख़ास तौर पर, जिन्हें वहाँ से कुछ राजनीतिक ताकतों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वहाँ पर एक समुदाय को अपने पक्ष में किया, दूसरे समुदाय को निशाना बनाया, उसको वहाँ से भागने को मजबूर किया, उसको आज अपना घर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी संवेदनाएँ, उसकी उसकी जो वहाँ से जुड़ाव है, जो इमोशंस हैं, भावनात्मक जुड़ाव जो है, उसके जन्म स्थान से, उसके कर्मस्थली से, बचपन जहाँ बीता व जहाँ अपने माँ-बाप के साथ जो लोग बड़े होते दिख रहे थे, लेकिन उनको वहाँ से भागना पड़ा था, उन्हें अपना वो घर या वो जगह वापस मिलती हुई नज़र आ रही। और ये सेंटिमेंट्स कहीं न कहीं टच करता है देश के बाकी लोगों में भी, बाकी लोगों को भी। और जहाँ तक रही बात बेरोज़गारी और महँगाई की बात, तो महँगाई दर अभी दर को देखें तो नियंत्रण में है। हाँ, महँगाई बढ़ी ज़रूर है और प्रभावित भी लोग हो रहे हैं, लेकिन आमदनी भी बढ़ रही है, ये भी एक सच्चाई है। और बेरोज़गारी की बात जहाँ तक है, ये एक बड़ा मुद्दा कहीं न कहीं मोदी सरकार के लिए अभी चुनौती बना हुआ है और इस चुनौती को एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मेरा ये मानना है कि सबको सरकारी नौकरी देना भारत जैसे देश में संभव नहीं है। इसीलिए सरकारों को ये करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो खुद के अपने देश के औद्योगिक घराने हैं, वो इन्वेस्ट करें, वो और अधिक अपने बिज़नेस का विस्तार करें ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और भारत एक उत्पादक देश बने, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बने, मैन्युफैक्चरिंग हब बने तमाम चीज़ों का, उसके बाद एक्सपोर्टर बने। तो यही एक मार्ग है जब इस देश में खुशहाली आ सकती है और ये देश जब विकसित राष्ट्र बन सकता है। और सब लोग ये सोचें, जैसा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम आएँगे तो इतनी नौकरियाँ देंगे, राहुल गांधी इतनी नौकरियाँ देंगे। तो देखिए, नौकरियाँ बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है और आप कहीं पर भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं काम कराने, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्कूल हो, पोस्ट ऑफिस हो या सरकारी राजस्व विभाग हो, कहीं पर भी आप जाते हैं, तो आने के बाद आप उस आदमी को, उस चपरासी से लेकर अधिकारी तक को कोसते ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी, सारे चपरासी रिश्वतखोर हैं या कामचोर हैं या उनको सिर्फ़ लोगों को सताने में मज़ा आता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोगों की सेवा करने का भाव रखते हैं। उनको ये पता है कि ये जो कुर्सी उन्हें मिली है, ये जो सैलरी उनको मिलती है, वो उनको लोगों पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए मिलती है और ये लोगों का पैसा है, मेरा अपना पैसा नहीं है। लेकिन ये सोच सभी लोगों में नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट्स में बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में रोज़गार दिया जाना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है और जब उसका आउटपुट उतना नहीं होता है, यानी इन्वेस्टमेंट वर्सेस आउटपुट। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए बीएसएनएल को, एमटीएनएल को, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थीं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में तैयार किया गया, लेकिन आज उनकी हालत क्या है? और उनमें जो लोग नौकरी कर रहे थे, वो लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं। उनको सरकार, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको लगातार पेंशन दे रही है, तमाम सुविधाएँ दे रही हैं। जो लायबिलिटी वहाँ पर आज आज भी सरकार की तरफ से, सरकार के खजाने से, हमारे और आपके पैसे से की जा रही है। जो हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, उसमें हम टैक्स देते हैं।
हम नौकरी करते हैं तो उससे जो इनकम होती है, या बिज़नेस करते हैं उससे जो इनकम होती है तो उसमें आय कर देते हैं। तो ऐसे जो पैसे हमारे सरकार के खजाने में जाते हैं, वो ऐसे लोगों पर चले जाते हैं। और वहीं पर एयरटेल, वोडाफ़ोन, आइडिया या जियो जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वो कंपनियाँ पैसा कमा रही हैं, मुनाफ़ा कमा रही हैं। क्योंकि वो प्राइवेट है, उनको बिज़नेस करना है और कॉम्पिटिशन की भावना भी है। और ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल बहुत सस्ते प्लान लेकर आते थे। आज प्लान सस्ते भी हैं, डेटा भी है, कनेक्टिविटी भी है और एक्सपेंशन भी हो रहा है। जहाँ पर नेटवर्क नहीं होता था, वहाँ पर भी धीरे-धीरे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। तो ये कॉम्पिटिशन की भावना, प्राइवेट क्षेत्र को और बढ़ावा देना, और जो लोग बिज़नेस घरानों पर लगातार हमले करते हैं राजनीतिक स्वार्थों के कारण, अगर बाय चांस उनको सत्ता में आने का कभी भी मौका मिला, या जहाँ पर मौका मिला हुआ है जिस राज्य में, देख लीजिए वहाँ पर उसी व्यवसायिक घराने के साथ कैसे मंच साझा करते हैं। तो राजनीतिक उलझनों में ना उलझ करके देश के हिसाब से अगर हम सोचें, तो जो इस समय ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो इस समय देश भर में लोगों का सोचना है, उसके हिसाब से मेरा जो अनुमान था वो मैंने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी? उसका एक आँकड़ा, एक टेंटेटिव आँकड़ा ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर देखते हैं, ये 4 जून को हम लोग उस पर फिर चर्चा करेंगे। और जिसका सबसे सटीक बैठेगा उसका नाम भी लूँगा मैं, उसके बारे में बात भी करूँगा और उससे पूछूँगा भी कि आपने किस सोच के साथ ये चीज़ लिखी थी। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।